तो इंडिया डेली के इंडिया मंच पर अब मौजूद हैं गुरदीप सिंह सप्पल। और गुरदीप सिंह सप्पल किसी परिचय के मोहताज नहीं है, विजनरी नेता हैं, भविष्य में को ध्यान में रखकर फैसले लेते हैं और जो फैसले उन्होंने लिए वो दिखते भी हैं, चाहे वो राज्यसभा चैनल को लेकर लिए गए हों, चाहे वो दूसरे कोई भविष्य को लेकर लिए गए हों। इसलिए वो कांग्रेस सलाहकार समिति में, राष्ट्रीय सलाहकार समिति में और साथ ही साथ CWC में भी मेंबर हैं। गुरदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। थैंक यू। मेरा पहला सवाल आपसे गुरदीप जी ये है कि आप लोग मौजूदा गवर्नमेंट को स्टेबल नहीं बता रहे हैं। आप कह रहे हैं ये सरकार बहुत दिन की मेहमान नहीं है, और ये सिर्फ कांग्रेस के कुछ नेताओं का नहीं, कांग्रेस के सर्वोच्च नेता जो हैं राहुल गांधी जी, उनका बयान है, LOP का बयान है। आप लोग किस परिप्रेक्ष्य में इसे देखते हुए इस तरह से बयान दे रहे हैं या जारी कर रहे हैं? देखिए, जो चुनाव का रिजल्ट आया जी, उसमें बीजेपी को 240 सीटें मिली और इंडिया अलायंस को 242 सीटें मिली। ये जो रिजल्ट आया, और जो बाकी का समर्थन है वो समर्थक लोग ऐसे हैं जो कल कहीं भी अपना समर्थन दे सकते हैं। इंडिया अलायंस की मीटिंग के अंदर, इंडिया अलायंस की जो मीटिंग हुई थी चुनाव की मतगणना के बाद, उसमें ये तय किया गया था कि हम लोग अपना दावा पेश नहीं करेंगे और हम मोदी जी को सरकार बनाने की जो उनका दावा था उसको हम अलाउ करेंगे। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जिस तरह से मोदी जी की कार्यशैली है, वो कार्यशैली अहंकार से भरी हुई रहती है, वो कार्यशैली माई वे या हाईवे की रहती है, और उस कार्यशैली के चलते इस देश में जितना तनाव और जितने कॉन्ट्रडिक्शंस उभरते रहते हैं, उन कॉन्ट्रडिक्शंस के चलते मुझे नहीं लगता कि ये सरकार उस तरह से चल पाएगी, स्थिर होकर चल पाएगी जैसे मोदी जी की 10 साल सरकार चली है। और ये आप लगातार देखिए, पहली बार बजट ऐसा पेश हुआ जिसके अंदर वो दबाव में नजर आए। मोदी कभी दबाव में नजर नहीं आए थे, पहली बार दबाव में नजर आए कि इस देश के 36 राज्य और यूनियन टेरिटरीज हैं, उसमें 25 का जिक्र तक बजट में नहीं हुआ और केवल 2 वो जो थे जिनके अंदर जिनका समर्थन उनको मिल रहा है, केवल उनको खुश करने में देश का संसाधन, देश का बजट किसी राजनीतिक मजबूरी को पूरा करने के लिए लगा दिया गया। जी, तो गुरदीप जी, इसी से जुड़ा यही सवाल उठ रहा है, क्योंकि आप कह रहे हैं ये जो बजट है वो कहीं ना कहीं सरकार बचाओ बजट है। राहुल गांधी जी ने भी यही बात कही है। आपसे हम इस बात को समझना चाहेंगे कि क्या आप नीतीश जी की तरफ इशारा कर रहे हैं, जिन्होंने आप लोगों को भी धोखा दिया, क्योंकि इंडिया गठबंधन के लिए उनका बहुत जोर रहा था कि एक इंडिया गठबंधन बने और हम मोदी जी को हराए, इस तरह का एक मोटो लेकर के चल रहे थे। देखिए, हमारा इशारा किसी की तरफ नहीं है। अस्थिरता का जो पहला संकेत आया वो तो बीजेपी के अंदर से आया, उत्तर प्रदेश से आया, और बीजेपी ने जितना प्रोपेगेंडा तंत्र अपना खड़ा किया था, उन्हीं के 2 नेता एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करते नजर आए। तो जो अस्थिरता की बात है वो जरूरी नहीं कि विपक्ष की ओर से आएगी, अस्थिरता जरूरी नहीं है कि वो उनके सहयोगियों से आएगी। जब डिक्टेटरशिप के तरीके से चलने वाले व्यक्ति का जो मैजिक टूटता है, करिश्मा टूटता है, तो अस्थिरता बहुत लेवल से आती है और शायद अपनों से सबसे पहले आती है। जी गुरदीप जी, ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है? अभी थोड़ी देर पहले बीजेपी नेता मनोज तिवारी जी को हम सुन रहे थे, वो ये कह रहे थे कि कांग्रेस 99 पर है और बीजेपी 240 पर है। तो ये कंपैरिजन हो ही नहीं सकता कि मौजूदा सरकार खतरे में आ जाए। और इससे पहले भी अलायंस की सरकार चली है, अटल जी की सरकार चली, मनमोहन जी की सरकार 10 साल चली, और अब एक नई सरकार आई है जो अलायंस की सरकार है, फुल मेजॉरिटी में नहीं है। देखिए, अलग अलग बातें हैं। एक तो इंडिया अलायंस की बात कीजिए, कांग्रेस की नहीं। इंडिया अलायंस 242, बीजेपी 240, ये फिगर हमेशा याद रखना चाहिए। और ये 242 कब आए? जब चुनाव हो रहे थे, तो उससे कुछ महीने पहले, चुनाव की घोषणा से इनफैक्ट 2 हफ्ते पहले हमारे अकाउंट सीज कर लिए गए थे। उसी पीरियड में 2 मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया गया था। कोई कॉरपोरेट पैसा देने को तैयार नहीं था, डर के मारे। जो पैसा देता था उसके ऊपर रेड्स हो जाती थी। जितने नेता कद्दावर थे उन सब के ऊपर ईडी की रेड, सीबीआई की रेड लगातार चल रही थी, और पूरा मीडिया 400 पार की बात कर रहा था। तो एक तरह से जिसको कहते हैं कि हाथ पैर बांध दिए मोदी जी ने विपक्ष के, और चुनावी समुद्र में डाल दिया कि अब आप तैरिए, हाथ पैर बांध के तैरिए जी। अब उसके बावजूद हम तैर गए। अब देश की जनता ये जानती है कि वो जो पूरा प्रपंच रचा गया था 400 सीट का, और पूरा जो जकड़न पैदा की गई थी, वो जनता ने खोल दी है।
इसलिए जो हमारी 242 सीटें हैं उसका मायना आने वाले समय में बहुत बड़ा है। जी। अब जो लोग हैं, अब लोगों को मालूम है कि मोदी अजय नहीं है। अब लोगों को मालूम है कि इस देश में हिंदुत्व की राजनीति के अलावा भी राजनीति है, विचारधारा है। नहीं तो एक तरह से आप लोगों ने भी संविधान को कहीं ना कहीं एक मुद्दे के तौर पर उठाया था और पुरजोर तरीके से उठाया, और आज के वक्त में भी हम देखते हैं जब संसद में सभी विपक्षी पार्टियां पहुंचती है तो हाथ में संविधान की प्रतियां लेकर के आपने कहा संविधान बदल देंगे अगर 400 पार आ जाता है तो। लेकिन क्या इस तरह से हर जगह संविधान की प्रतियां लेकर के चलना एक तरह से कहें कि अपमान नहीं है संविधान का, कि हर जगह उनकी प्रतियां लेकर के लहराते हुए चल रहे हैं विपक्षी दल? जिस देश में हर गली मोहल्ले में मंदिर होते हैं, लोग भगवान की फोटो जेब के अंदर भी रखते हैं, अपने वॉलेट में भी रखते हैं, तो क्या हम भगवान का अपमान कर रहे होते हैं? लेकिन उसे सही तरीके से रखना जरूरी है, हर जगह इस तरह से लहरा देना। सवाल ये है कि अगर हम संविधान की बात कर रहे हैं जी, तो हम संविधान बचाने की बात कर रहे हैं जी। संविधान में और गीता और कुरान में या ग्रंथ साहिब में एक बेसिक फर्क है। संविधान हम लोगों का जिंदगी से जुड़ा डॉक्यूमेंट है। संविधान वो रूल बताता है जिस रूल पे ये देश सुचारू रूप से चलेगा। उसकी प्रति दिखाने की बात को आप बेइज्जती से नहीं जोड़ सकते हैं, बल्कि वो अवेयरनेस का इशू है। संविधान दिखा के हमने लोगों को ये बताया कि खतरे में क्या है और लोगों को समझ में आया। ऐसा नहीं है कि हमने बताया और उसका कोई फायदा नहीं हुआ। ये देश के अंदर जब सितंबर की बात है, जब हमने पहली बार ये कहना शुरू किया कि संविधान के ऊपर चुनाव हो सकता है, तो इवन बहुत बड़ी बड़ी पोलिंग एजेंसीज के जो अब नाम नहीं लूंगा मैं जी, उन्होंने टीवी पे लाइव ये बोला कि क्या संविधान पे कभी चुनाव हो सकता है? अब सब मानते हैं। तो ये देश जो है, ये देश में लोकतंत्र की बात थी, और लोकतंत्र में केवल राजनीतिक पार्टीज लोकतंत्र नहीं बचाती हैं। लोकतंत्र तभी बचता है जब जनता लोकतंत्र को बचाना चाहती है। तो जनता आगे आई, हमने जनता से अपील किया। हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं था। गुरदीप जी, हमारे पास कॉर्पोरेट जी, का सपोर्ट नहीं था, इंस्टीट्यूशन का सपोर्ट नहीं था, हमारे पास इलेक्शन कमीशन का सपोर्ट नहीं था, हमारे पास मीडिया का सपोर्ट नहीं था। हमने जनता से कहा कि एक चीज है बस, संविधान। जी, आप संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है तो आगे आइए। और जनता आगे आई और उसने इस बात को स्वीकारा और संविधान के नाम पे वोट भी दिया। लेकिन इसी में अगर मैं ये देख लूं कि प्रधानमंत्री जी ने भी ये बात कही है कि संविधान हम क्या बदलेंगे, बदलाव तो कांग्रेस के समय में भी हुआ है और बहुत हुआ है। संविधान के दो हिस्से हैं, एक बेसिक स्ट्रक्चर है और एक बाकी नियम कानून है। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट बहुत पहले आ चुका कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर कोई नहीं बदल सकता। संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको किसी को बदलने का अधिकार नहीं है। और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर ये कहता है कि सारे लोग बराबर हैं, सबके मूल अधिकार हैं। पहली बात, इस देश के अंदर धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे आप भेदभाव नहीं कर सकते। दूसरी बात, और इस देश में गरीबों के लिए विशेष व्यवस्था, SC ST के लिए विशेष व्यवस्था हो सकती है, ये संविधान कहता है जी। अब भारतीय जनता पार्टी इसमें यकीन नहीं करती, क्योंकि बीजेपी और RSS की फिलॉसफी कभी बराबरी की बात नहीं करते। वो कभी नहीं कहेंगे कि हिंदू मुसलमान बराबर हैं, वो कभी नहीं कहेंगे सारी जातियां बराबर हैं। तो जब संविधान बदलने की बात आती है तो ये बराबरी का अधिकार बदलने की बात आती है। संविधान जब बदलने की बात आती है तो जो गरीब तबके के लिए विशेष प्रयास किए जाते हैं, रिजर्वेशन जैसे प्रयास किए जाते हैं, उसमें बीजेपी कभी साथ नहीं होती। आप बीजेपी के किसी कार्यकर्ता से गली मोहल्ले में बात कीजिए, वो आपको बताएगा कि एक वक्त आएगा जब वो रिजर्वेशन खत्म कर देंगे। ये बीजेपी के कार्यकर्ता आमतौर पे खुले रूप से बोलते हैं पर्सनल बातचीत में। तो संविधान की इन बेसिक चीजों पे बीजेपी का विश्वास नहीं है और वही खतरे में था। जी गुरदीप जी, क्या ये सच नहीं है कि 1975 में संविधान को बदला गया? 75 में संविधान को नहीं बदला गया। 75 में संविधान की प्रस्तावना के अंदर सेक्युलरिज्म वर्ड जोड़ा गया और उसके बाद तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बदलाव ही तो था वो। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला जी, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया जी, और सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ये बात बोली कि सेक्युलरिज्म भारत के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। भारत का जो पूरा संविधान है उसके अंदर सेक्युलरिज्म निहित है, इसलिए उसको अगर हम प्रियम्बल में डालते हैं तो वो संविधान के खिलाफ काम नहीं है। संविधान की डेफिनेशन को क्लैरिफाई करना, एक्सपेंड करने का काम हो रहा है। जी, तो संविधान को पलटना और संविधान की डेफिनेशन को और एक्सपेंड करना, ये दोनों बिल्कुल 160 डिग्री 180 डिग्री की फर्क चीजें। जी, संविधान से आगे बढ़ते हैं, पॉलिटिक्स पर बात कर लेते हैं। किरण, पॉलिटिक्स को लेकर मेरा पहला सवाल ये है गुरदीप जी आपसे कि आप इंडिया अलायंस के तमाम पार्टनर्स को नेचुरल अलाय मानते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ आपका नेचुरल अलायंस नहीं हो पा रहा है।
आपने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अलायंस किया, लेकिन अब वो अलग अलग चुनाव लड़ने को तैयार हैं, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो दिल्ली हो। ऐसा क्यों? इंडिया अलायंस की एक बेसिक जो समझ थी कि हम वो हर कदम उठाएंगे जहां पे बीजेपी को हम नुकसान पहुंचा सकें, जहां पे हमारी पार्टीज मिलकर चुनाव लड़ सकती थी। तमिलनाडु हुआ, जी। महाराष्ट्र हुआ, झारखंड हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, वहां पार्टीज मिलकर चुनाव लड़ी। जहां ये था कि अगर हम मिलकर लड़ेंगे तो फायदा बीजेपी को होगा, चाहे वो केरल हो। केरल में अगर हम और सीपीएम मिल जाते तो विपक्ष की जगह खाली होती, तो बीजेपी को वहां पे फायदा पहुंचता। जी। बंगाल में अगर हम मिलकर लड़ते तीनों पार्टीज तो बीजेपी के लिए रास्ता खाली होता। पंजाब में अगर हम मिलके लड़ते तो बीजेपी के लिए रास्ता बनता। तो हमारी ये समझ थी कि जहां पे मिलकर लड़ने से बीजेपी को नुकसान है वहां मिलकर लड़ेंगे, और जहां हमारे मिलने से बीजेपी को फायदा हो रहा है वहां हम मिलेंगे नहीं। तो सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं, हम सीपीएम के साथ भी बंगाल में मिलकर लड़े और केरल में उनके खिलाफ लड़े। तो फिर ये तो बीजेपी को रोकने की रणनीति हुई। ये राष्ट्र के विकास की बात फिर इसको कैसे कह सकते हैं? ये तो प्योर एंटी बीजेपी पॉलिटिक्स आप इसे कह सकते हैं कि हमें जहां बीजेपी को रोकने के लिए दूसरे दलों का साथ चाहे वहां हम रोकेंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे अपने जो विचारधारा विरोधी पार्टियां उनके साथ भी जाना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। जब देश की सत्ता सारे इंस्टीट्यूशंस को दबा देगी, पूरे मीडिया को दबा देगी, लेवल प्लेइंग फील्ड खत्म कर देगी, तो उसको डिक्टेटरशिप व्यवस्था बोलते हैं। और डिक्टेटरशिप व्यवस्था को हराने के लिए सबके साथ आने की जरूरत थी, वो हम लोग आए। हमारा उद्देश्य बिल्कुल क्लियर था कि इस वक्त मोदी जी की तानाशाही वाली व्यवस्था को हराना है, और वो हमारा बेसिक ग्राउंड था। जी, अभी गुरदीप जी, मनोज तिवारी जी हमारे इस मंच पर आए थे, उनसे जब यही सवाल पूछा गया कि विपक्ष हमेशा से ईडी, सीबीआई इन सबको हमारे खिलाफ लगाने के लिए सरकार पे तमाम ये आरोप लगा रहे हैं, विपक्ष आरोप लगाता है ये, आप वही बात कह रहे हैं कि इस तरह से वो मोल्ड करके कहीं ना कहीं विपक्ष के पीछे, चाहे केजरीवाल जा रहे हों या रॉबर्ट वाड्रा से काफ़ी दिनों तक पूछताछ चली हो, या सोनिया गांधी की अगर हम बात कर लें उनसे बात चली हो, लेकिन उनका यही कहना था कि किसी भी सरकार के पास इतना अधिकार तो नहीं होता कि वो कानून को मोल्ड कर सके और इस तरह से ईडी और सीबीआई को अपने तरीके से चला सके। काश आप मनोज तिवारी जी को, जो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद उनका केस चला, तो जो जजमेंट है वो पढ़ा देते। जजमेंट में साफ लिखा हुआ है कोई केस नहीं है, कोई आरोप नहीं है, कोई सबूत नहीं है, और आपने एक मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया। तो ये कहना गलत है। ये भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कई साल में जिस जिस व्यक्ति को टारगेट किया, अगर वो उनसे मिल गया तो उसके केस खत्म कर दिए। ये पावर किसके आई? आज अजीत पवार, जिनके बारे में मोदी जी कहते थे चक्की पीसिंग पीसिंग पीसिंग, अब उनके साथ बैठे हैं, उनके केस वापस हो गए। जितने देश के अंदर, बंगाल के अंदर जितने लोग उनके साथ मिल गए, उनके केस वापस हो गए। प्रफुल्ल पटेल उनके साथ मिल गए, उनके केस वापस हो गए। तो ये कौन सी ताकत है बीजेपी के पास कि जो उनके साथ मिल जाता है उसके केस या तो पेंडिंग चले जाते हैं या उसके केस खत्म हो जाते हैं, और मुख्यमंत्री झारखंड वो जेल में जाते हैं, उनके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं होता। जी, चलिए हम वेस्ट बंगाल का रुख करते हैं गुरदीप जी, क्योंकि ममता बनर्जी साथ है या नहीं इंडी गठबंधन के? एक पल वो कहती है मैं बाहर से समर्थन दूंगी, जब अच्छी मेजोरिटी आने लगती है, मतलब संख्या बल जो है वो अब विपक्ष की ज़्यादा हो जाती है, लेकिन उससे पहले उनकी तरफ से यही होता है कि हम अकेले चले थे, अकेले चलेंगे। तो साथ हैं या नहीं है? ममता बनर्जी पूरी तरह से इंडिया गठबंधन के साथ हैं। साथ है। इंडिया गठबंधन की कोई मीटिंग ऐसी नहीं हुई है तो जिसमें बाहर से ममता समर्थन बनर्जी या उनकी पार्टी से अभिषेक बनर्जी, डेरेक ओब्रायन नहीं रहते हों, कल्याण बनर्जी ना रहते हों। उनके नेता लोकसभा के भी, राज्यसभा के भी हर मीटिंग का हिस्सा होते हैं, हर स्ट्रेटेजी में साथ होते हैं। कहीं कहीं ममता बनर्जी कई बार अपना अलग स्टैंड रखती हैं, वो स्टैंड बीजेपी के साथ जाने का नहीं होता है। जैसे अभी बात हुई है कि हम लोग नीति आयोग की मीटिंग में विपक्ष के सीएम नहीं जाएंगे, तो उन्होंने कहा मैं भी विरोध करूंगी लेकिन वहां जाके शायद करूंगी। जी, ठीक है ना। तो ये जरूर है, लेकिन हर मीटिंग के अंदर इंडिया अलायंस की तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी पूरा हिस्सेदार है। अमृतपाल जी को लेकर संसद में, पार्लियामेंट में चन्नी जी ने जो बयान दिया उसको कैसे देखते हैं आप? हमारी पार्टी ने आधिकारिक रूप से उस बयान से अपने को अलग किया है कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने पंजाब के अंदर बहुत कुछ खोया और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को लीड किया, और किसी भी सूरत में अगर कोई भी व्यक्ति जो आतंकवाद
या आतंकवाद के प्रति संवेदना रखता है, उसके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी नहीं हो सकती। कार्रवाई करेगी कांग्रेस पार्टी? कार्रवाई करेगी कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी ने चन्नी जी की बात को कल बिल्कुल कंडेम किया है और हम अब उम्मीद कर रहे हैं कि रवनीत बिट्टू ने उनसे एक कदम आके जाके इसके फेवर में जो बयान दिया था उसके बारे में बीजेपी का एक शब्द नहीं आया है। अब हम वेट कर रहे हैं कि हमने तो कंडेम किया, भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं कंडेम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी उनके साथ क्यों खड़ी है रवनीत बिट्टू के साथ। एक सवाल कुंदन ले रहे हैं और एक सवाल आशीष का है। आशीष पूछ रहे हैं। कंडेम करना काफ़ी है इस मामले में, क्योंकि ये जो इश्यूज होते हैं कि अगर किसी ने अपनी कोई राय रखी है तो पार्टी की राय उससे मामले में आ गई है और पार्टी ने अपनी राय स्पष्ट कर दी है। कुंदन श्रीवास्तव जी सवाल लेना चाहेंगे। कुंदन जी, जो अभी संविधान की बात कही, राहुल गांधी ने इसको पुरजोर तरीके से उठाया और कहें तो पूरे विपक्ष ने पुरजोर तरीके से उठाया। तो यह विचार राहुल गांधी के मन में क्या वहां से आया जब अयोध्या में लल्लू सिंह ने यह बयान दिया था कि अगर बीजेपी 400 पार जाती है तो वो संविधान में बदलाव कर सकती है? देखिए, अगर आप मीडिया को फॉलो करते या मीडिया ये दिखा रही होती कि पिछले 4 साल से क्या हो रहा था। पिछले 4 साल से कांग्रेस पार्टी देश के अलग अलग हिस्सों में संविधान बचाओ यात्राएं निकाल रही थी। पिछले 4 साल से कांग्रेस पार्टी उन वर्गों के अंदर जो संविधान का प्रोटेक्शन पाए हैं उनके बीच में जाके बात कर रही थी कि संविधान पे क्या खतरा है। पिछले 4 साल से लोग देख रहे थे कि संविधान का दुरुपयोग कैसे इस देश के अंदर हो रहा है। तो ये ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन उठकर राहुल गांधी को ख्याल आया कि आज हमें संविधान की बात करनी चाहिए। संविधान की बात हम लोग, हमारे उदयपुर रेजोल्यूशन में थी, हमारे रायपुर के अधिवेशन के अंदर थी और लगातार हम उठा रहे थे। हाँ, राजनीति के अंदर एक मोमेंट आता है जब जनता उससे जुड़ जाती है। तो जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के 400 पार हुई और उन्होंने ये बोला कि 400 क्यों चाहिए, इसलिए चाहिए कि हम संविधान बदलना चाहते हैं, तो जनता को भी समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति क्या है और जनता खुद खड़ी हुई। कांग्रेस ने उसका पूरा फायदा उठाया और इसको पूरी तरह से चुनाव में भुनाया, आप ये कहना चाह रहे हैं? राजनीति में फायदा उठाना, नुकसान उठाने की बात नहीं होती है। सवाल ये होता है कि क्या इस देश की जनता संविधान में यकीन करती है और उसके लिए लड़ना चाहती है। तो जनता ने बताया, कोई पैसा नहीं था हमारे पास। पहले 3 फेज में कांग्रेस पार्टी का देश में एक भी होर्डिंग नहीं था। मैं आज बता रहा हूं जी, हमारा पहला होर्डिंग 4थे फेज में लगा। हमारे पास रेलवे टिकट के पैसे नहीं थे, फ्लाइट के पैसे नहीं थे जी। इसके बावजूद हम चुनाव लड़े। तो चुनाव किसने लड़ाया इतना? वो जनता ने लड़ाया। जनता साथ खड़ी हुई कि जनता को संविधान बचाना था और हम संविधान बचाने का टूल थे जनता के लिए। जी, मेरी Political सहयोगी parties। कंचन भी कुछ सवाल पूछना आपसे, चाह रही मेरा है। भी जी, एक सवाल है। जिस दिन लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे, मैंने आपको देखा था, सुप्रिया सिनेट जी को देखा था, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस के दिग्गज लीडर्स आप सबको लेकर आ रहे थे दफ्तर में। मुस्कुराहट के साथ आपका चेहरा नजर आ रहा था। बीजेपी से पहले आपकी पार्टी इंडिया अलायंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। मैं ये जानना चाहती हूँ, तब आप इस बात पर मंथन कर रहे थे कि क्या जेडीयू आपके साथ रहेगी या नहीं रहेगी, लेकिन जो नतीजे सामने आए हैं और जो तस्वीर, मुस्कुराते हुए चेहरे लोकसभा चुनाव के जिस दिन नतीजे घोषित हुए थे वो हमें देखने को मिले, क्या आपकी पार्टी को, क्या इंडिया अलायंस को जो आंकड़े आए हैं वो आपने अंदाज़ा लगाया था या आपने ये सोचा था कि इस बार हमारी जीत होगी, या आपकी तैयारी अगले टेन्योर की है? देखिए, जेडीयू की बात है। जेडीयू से नीतीश कुमार जी सबसे पहले उनको अप्रोच किया था खड़गे जी ने कि हमको इंडिया अलायंस बनाना चाहिए। तब इंडिया अलायंस वर्ड नहीं था, गठबंधन बनाना चाहिए। खड़गे जी के घर पे मीटिंग हुई थी, मैं उस मीटिंग में मौजूद था। उसके बाद हर मीटिंग में नीतीश कुमार जी सबसे आगे बात करते थे कि नरेंद्र मोदी की सरकार को हटाने के लिए गठबंधन ज़रूरी है। लेकिन उनको गठबंधन अपना कन्वीनर बनाने का ऑफर दिया गठबंधन ने। बाकायदा मीटिंग हुई थी, 14 जनवरी की मीटिंग थी। 14 जनवरी की मीटिंग में नीतीश कुमार जी को ऑफर दिया गया कि आप इंडिया गठबंधन के कन्वीनर बन जाइए। लेकिन मुझे लगता है कि वो जो पूरा प्रेशर था देश में, वो प्रेशर को शायद नीतीश कुमार जी उसको नहीं स्वीकार पाए और वो बीजेपी के साथ मिल गए। और जब बीजेपी के साथ मिल गए, बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा, तो इंडिया गठबंधन को अपनी जगह मालूम थी। हमने उसके बावजूद पूरे जोर से चुनाव लड़ा और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा अगर रिजल्ट आने पे किसी व्यक्ति को इंट्रोस्पेक्शन किया होगा तो नीतीश कुमार जी होंगे। अगर उनको ये उस समय एहसास भी होता
कि इंडिया गठबंधन 242 सीट पे आएगा बिना उनके, शायद वो कभी छोड़ के ना जाते। सर लेकिन क्या- उसके बाद भी क्या- सर आपने पीएम का ऑफर उन्हें दिया था कि आप प्रधानमंत्री बनिए, जो खबरें प्रधानमंत्री बनने का कोई ऑफर किसी लेवल तेजस्वी पे- यादव की तरफ से फोन देखिए, गया था, इसका इंडिया- दावा जेडीयू की तरफ से देखिए, किया इंडिया गया है। गठबंधन कोई लोकल राजनीतिक लोगों का एक गुट नहीं है। इंडिया गठबंधन मैच्योर राजनीतिक पार्टीज का गठबंधन है, जिनकी देश में उस वक्त 11 सरकारें थी। तो जो गठबंधन 11 सरकारों का गठबंधन हो, वो इतना इमेच्योर नहीं होता कि सीटें आई नहीं, चुनाव हुआ नहीं और आप पीएम की बात करना शुरू करें। प्रधानमंत्री बनने की बात जो होती है वो चुनाव के बाद होती नहीं, है, रिजल्ट और के- इतनी मैं होती है। रिजल्ट की बात देखिए, की बात कर रही हूँ, हमारी सर। तो बात छोड़ दीजिए, जी चुनाव हुआ, चुनाव के रिजल्ट हुए, खुद नरेंद्र मोदी जी हिल गए थे। उन्होंने बीजेपी की बैठक करने से पहले सहयोगी की बैठक की। नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल ये होता है कि पहले हमारे संसदीय लोकतंत्र में जो भी पार्टी होती है उसके संसदीय दल की बैठक होती है। संसदीय दल जो है उसका अपना नेता चुनता है, फिर वो नेता अपनी बात राष्ट्रपति जी को कहते हैं। मोदी जी ने किया ही नहीं। मोदी जी इतने घबरा गए थे कहीं मेरी पार्टी मेरे को हटाना दे, उन्होंने फटाफट पहले नीतीश जी से बात की, चंद्रबाबू नायडू से बात की, उनको अपने साथ बिठाया, पीसी की, उसके बाद अपनी पार्टी की मीटिंग की। ठीक है सर, इसी से जुड़ा एक सवाल यहाँ पर किरण उठता किरण है। एक और सवाल जी, please, बिल्कुल, सपल कंचन। जी। प्रियंका गांधी वाड्रा को कांग्रेस वो मुकाम कब देगी जो वो डिजर्व करती हैं? प्रियंका, देखिए कांग्रेस पार्टी का जो स्ट्रक्चर है उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष होते हैं और जनरल सेक्रेटरीज होते हैं। जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस पार्टी में नंबर 2 का पद होता है। जी प्रियंका ऑलरेडी जनरल सेक्रेटरी हैं। प्रियंका हमारी स्टार प्रचारक थी। प्रियंका गांधी के जो भाषण थे उसने भी इस चुनाव में रुख बदलने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की। तो हमारी सबसे बड़ी प्रचारक जो पार्टी में नंबर 2 पोजीशन पे ऑलरेडी हैं, उनके बारे में ये कहना कि उनको उचित जगह नहीं मिली, मुझे लगता है ये नहीं, भ्रम फिर भी- फैलाया जी, जाता इसी है। से एक जुड़ा पद हुआ तो सवाल होना है। चाहिए अब ना। रॉबर्ट वाड्रा जो है, अब वो वायनाड से चुनाव भी लड़ने जा गुरदीप रही जी, हैं। इसी से जुड़ा हुआ सवाल है। रॉबर्ट वाड्रा भी कई बार खुल के कह चुके हैं कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। क्या मान के चले कि आने वाले समय में रॉबर्ट वाड्रा जी को भी टिकट दिया जाएगा? कई बार उन्होंने खुले मन क्योंकि में कहा। नाराजगी हमारे हो यहाँ- चुके हैं। नहीं, इसी से हमारे जुड़ा यहाँ है क्या कि है? नाराजगी उनकी आ चुकी है, वो हम अमेठी जो से है थोड़ा चुनाव लड़ना आरएसएस से चाहते थे। अलग है। ये सिर्फ मोहन भागवत है जो कभी नहीं कह सकते मुझे चुनाव लड़ना चाहिए, बाकी इस देश में हर कोई कह सकता है। गुरदीप सर, जी, सवाल अभी अखिलेश जी ने यूपी में एक ऑफर निकाला, आपने भी देखा होगा, मॉनसून ऑफर, 100 लाइए सरकार बनाइए। अभी थोड़ी देर पहले आप जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू जी की बात कर रहे थे। क्या कांग्रेस पार्टी या इंडिया अलायंस की तरफ से भी कोई इस तरह का ऑफर है जो दबी जुबान में बात चल रही हो या फिर आप कहना चाहते हो? नहीं, अभी तो हम देख रहे हैं कि जो मोदी जी की अपनी पार्टी में उनके जितने लोग हैं वो मोदी जी को जो परेशान कर रहे हैं वो नज़ारा हम लोग भी बैठ के देख रहे हैं। हम लोग भी देख रहे हैं कि ये वही मोदी जी थे जो किसी की नहीं सुनते थे, आज योगी जी उनकी नहीं सुन रहे हैं। सर, तो इशारा अभी किनकी तो तरफ वक्त है? ये जो भारत की राजनीति का जो एक ताकतवर पॉइंट है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र की भाषा इस देश में बोली जाने लगी है और लोकतंत्र का जो दबाव है वो हम एक इस देश के तानाशाह प्रधानमंत्री में भी देख रहे हैं और अभी उसको देखने का वक्त है और देखते हैं कि आने वाले दिनों में वो जनता से और दूर होते जाएंगे। पहली बार बजट आया, 11वां बजट था, 10 साल पहले उन्होंने बजट किया। पहली बार बीजेपी के जो सबसे बड़े सपोर्टर ट्विटर पे होते हैं वो बजट में उनके खिलाफ बोल रहे हैं। जी। ये तो पहले कभी नहीं देखा। तो ये जो जबान मिली है सबको कि गलत बात का विरोध करना शुरू किया है, बीजेपी की अपने लोगों को जबान मिली है, वो इस चुनाव ने दी है, जनता ने दी है और हम उस जबान को बीजेपी के लिए भी बोल रहे हैं। आज अगर हम कह रहे हैं कि बीजेपी का बजट मिडिल क्लास के खिलाफ है तो बीजेपी का सपोर्टर हमें फोन करके बोलता है कि बोलिए संसद में बुलवाइए अपने लोगों से कि क्योंकि हमारे मोदी जी हमारी नहीं सुन रहे। अब देखिए ना, सारा इंडेक्सेशन हटा दिया, कैपिटल गेन टैक्स बढ़ा दिया, इंडेक्सेशन ये गुरदीप जी, हर वक्त हर यहाँ बड़ी पर टैक्स परेशान हटाया है। जी, हर बिल्कुल। व्यक्ति परेशान है। एक आखिरी सवाल है जो बहुत जल्दी से मैं जानना चाहूंगी इसका जवाब कि आप लोगों ने जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, तो एक तरह से क्योंकि अभी बीजेपी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को खोज रही है, काफी बैठकें हो चुकी हैं, अभी भी उस पर चर्चा चल रही है, क्या दलित राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का एक दबाव बीजेपी के ऊपर आपने बना दिया इसके बाद? कांग्रेस पार्टी ने खड़गे जी को अध्यक्ष नहीं बनाया, उन्होंने कांग्रेस पार्टी ने खड़गे जी को अध्यक्ष चुना है। जी पूरे 1.5 साल हमारी वोटर लिस्ट तैयार हुई, बाकायदा चुनाव हुए, चुनाव में चुनाव आयोग से बेटर हमने चुनाव कराए,
जितने बेटर चुनाव आयोग तो उस पर बहुत आरोप लगे पक्षपात के। कांग्रेस चुनाव में कोई पक्षपात का आरोप नहीं लगा था, वो चुनकर कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। जी। बीजेपी पे दबाव अगर कोई होना चाहिए तो अपने यहाँ चुनाव करके दिखाएं। अभी तो आरएसएस से जो नाम आएगा वो मनोनीत हो जाएगा। देश की सबसे बड़ी पार्टी वो अपने को कहते हैं, लेकिन चुनाव कराने की हिम्मत नहीं होती, तो दबाव जी, उसका है। गुरदीप जी, खड़गे जी एलओपी भी हो सकते थे। खड़गे जी एलओपी हैं राज्यसभा में, राज्यसभा में, लेकिन लोकसभा में। लोकसभा का चुनाव लड़ा नहीं उन्होंने। अच्छा। खड़गे जी वो 50 साल उन्होंने चुनाव जीते हैं, 11 विधानसभा के चुनाव जीते हैं, 2 लोकसभा के चुनाव जीते हैं। 50 साल चुनाव जीतने के बाद अब खड़गे जी राज्यसभा में हैं, तो वो राज्यसभा में नेता विपक्ष हैं और राहुल गांधी लोकसभा में नेता विपक्ष हैं, और दोनों हमारी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। एक पूर्व अध्यक्ष हैं, एक अध्यक्ष हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। गुरदीप जी, आप हमारे इस मंच पर आए, आपने खुलकर अपनी बात रखी, सारे सवालों का आपने बेबाकी से जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। शुक्रिया।